मैं एक दुष्ट पुरुष सहायक पात्र के शरीर में आ गया था। मैंने दूसरी मुख्य महिला पात्र को एक गली में घेर भी लिया था और उसे जबरदस्ती चूमने की तैयारी कर रहा था। इस भविष्य की बड़ी हस्ती को देखकर, जो एक बार सफल होने के बाद मुझे अपनी एक उंगली से कुचल सकती थी, मेरे पैर तुरंत कांपने लगे। क्या अभी भी अपनी जान बचाने के लिए उसका सहारा लेने का समय बचा है? कल रात सोने से ठीक पहले मैंने यूं ही एक उपन्यास के पन्ने पलटे थे। जब मैं उठा तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं दूसरे शरीर में आ गया था, ट्रांसमिग्रेटेड। मैं किताब के उस दुष्ट पुरुष सहायक पात्र के शरीर में आ गया था जिससे सब नफरत करते थे और जिसका नाम बिल्कुल मेरे नाम जैसा था, कैस्पियन। ठीक इसी समय मैं कुछ चमचों का नेतृत्व कर रहा था और किताब की दूसरी मुख्य महिला पात्र ऑरेलिया का रास्ता रोके खड़ा था। उसे दीवार के कोने में धकेल दिया गया था। नीले और सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में उसकी पतली काया उभर कर दिख रही थी। उसके चिकने घने काले लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके मुंह के बाएं कोने पर एक स्पष्ट चोट का निशान था जो उसकी पीली त्वचा पर बहुत चुभ रहा था। हालांकि उसकी नजरें शांत और जिद्दी थीं। मेरी ओर देखने वाली उसकी आंखें स्पष्ट और बर्फ जैसी ठंडी थीं। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मुझे इसी जानलेवा खतरनाक पल में ही इस शरीर में क्यों आना था? इस उपन्यास की कहानी पूरी तरह से घिसी पिटी थी। ऑरेलिया ने कई सालों तक मुख्य पुरुष पात्र से गुप्त रूप से प्यार किया था। अपनी गरीबी और अपने दाहिने कान के बहरेपन के कारण उसने हमेशा अपनी भावनाओं को अपने दिल की गहराई में दफनाए रखा और चुपचाप उसकी रक्षा करना चुना। और मैं एक घमंडी, दबंग अमीरजादा था। मैं उसकी सुंदरता का दीवाना था और लगातार उसका पीछा करता था। मेरे सार्वजनिक इजहार को उसके द्वारा ठुकराए जाने के बाद मैं अपमान से आग बबूला हो गया और कुछ लोगों को लेकर उसे यहाँ घेरने आ गया था। यह सबसे खतरनाक हिस्सा भी नहीं था। सबसे खतरनाक हिस्सा यह था कि मूल कहानी में आज उसकी दादी का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने उसे घर जाने से रोक दिया था। उस बुजुर्ग महिला को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और उनका निधन हो गया। उस दिन के बाद से ऑरेलिया ने मेरी हड्डियों के गूदे तक से नफरत की। बाद में जब उसे पता चला कि मैं अभी भी मुख्य पुरुष पात्र को निशाना बना रहा हूं, तो उसने, जो तब तक भारी सफलता प्राप्त कर चुकी थी, बेरहमी से मेरे परिवार को दिवालिया कर दिया। उसने मुझे जेल भी भेज दिया। आज का दिन उसी शाश्वत विनाश का वो महत्वपूर्ण मोड़ था। इतने करीब उस नाजुक प्यारे चेहरे को देखते हुए बस थोड़ा और आगे, और मैं उसके होठों को छू सकता था। मूल कहानी में अपने दुखद भयानक अंत के बारे में सोचकर मैं कांप गया और एक कदम पीछे हट गया। अरे बॉस, क्या हुआ? आपने तो अभी तक उसे चूमा भी नहीं है। जबरदस्ती करने में कोई मजा नहीं है। एक दिन वो खुद मुझसे उसे चूमने की भीख मांगेगी, मैंने कहा। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, चारों ओर से एक जानबूझकर की गई जोरदार हंसी गूंज उठी। ऑरेलिया के भाव शांत और उदासीन थे, जैसे कि उसके सामने जो लोग और घटनाएं हो रही थीं उनसे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। उसने अपना बैकपैक उठाया और सीधे आगे चलते हुए गली से बाहर निकल गई। चौराहे पर उसकी पतली परछाई को गायब होते देख मैं मुड़ा और मैं भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन 2 कदम चलने के बाद उसकी दादी के बारे में सोचकर मेरा दिल बेचैन रहा। मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया। मैंने नीचे देखा। यह ऑरेलिया के नाम का बिल्ला नेम टैग था। मैंने बिल्ला उठाया, जल्दबाजी में चमचों की टोली को वहां से विदा किया, अपने परिवार की कार में बैठा और ड्राइवर को तुरंत गाड़ी घुमाकर ऑरेलिया के घर की ओर चलने को कहा। मैं एक इंसान के रूप में अभी भी अपने जीवन को बहुत संजोता हूं। कृपया कुछ भी बुरा ना हो। कार पुरानी जर्जर इमारतों वाले इलाके के पास रुकी। कार से बाहर कूदते ही मैंने आगे ऑरेलिया की आकृति देखी। उसे शायद कुछ एहसास हुआ और उसने अपना सिर घुमाया। मुझे देखकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने दिल में चिंतित था। उसकी दादी की स्थिति की पुष्टि करना चाहता था। एक पल के आवेग में शब्द सीधे मेरे मुंह से निकल पड़े। क्या यह साफ नहीं दिख रहा है? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। ऑरेलिया चुपचाप मुझे देखती रही। नहीं कैस्पियन, एक गुंडे की तरह व्यवहार करने में भी थोड़ा बहुत लॉजिक होना चाहिए, है ना? मैं रुक गया। उसके चेहरे पर पूरा विरोध देखकर मुझे लगा कि थोड़ा नरम रवैया अपनाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अपने दिल को पक्का करते हुए मैंने अपना मुंह खोला। चूंकि मैं यहां आ ही गया हूं, तो क्या तुम मुझे अपने घर में बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करोगी? ऑरेलिया जाहिर है सहमत नहीं होती। वो बस अपनी ठंडी स्पष्ट आंखों से चुपचाप मुझे घूरती रही। अगर तुम नहीं चाहती तो रहने दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इतनी परवाह है? मैं मुड़ा और कार में बैठ गया। जैसे ही कार धीरे धीरे चौराहे की ओर बढ़ी, मैंने रियर व्यू मिरर से देखा कि ऑरेलिया उस संकरी गली में जा चुकी थी। गिडियन, गाड़ी थोड़ी धीमी चलाओ। मैं चुपचाप मन ही मन समय की गणना कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद गली से घबराहट और शोरगुल की आवाज गूंजी। ऑरेलिया! लड़की ने सदमे में अपनी आंखें ऊपर की और देखने लगी। शुक्र है कि आप उन्हें बिल्कुल सही समय पर ले आए। अगर 20 मिनट की भी और देरी हो जाती तो मरीज की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। डॉक्टर के शब्द सुनकर मेरी अटकी हुई सांसें अंततः वापस आ गईं। बहुत बढ़िया। मैं आखिरकार इस बाधा को सुरक्षित रूप से पार करने में सफल हो गया था। मैंने खुशी खुशी जाकर अस्पताल के बिल का भुगतान कर दिया। ये रकम, चाहे जो भी हो, ऑरेलिया के खिलाफ मेरे द्वारा पहले किए गए अपराधों के कम से कम एक हिस्से की भरपाई तो कर ही देगी, है ना?
किताब का कैस्पियन एक ऐसा युवा था जिसे उसके माता पिता ने लाड़ प्यार से पूरी तरह बिगाड़ दिया था। भले ही वो हाई स्कूल का सीनियर छात्र था, उसके बैंक कार्ड में पॉकेट मनी की रकम चौंकाने वाली थी। मेरे मुकाबले जो एक अनाथालय में पला बढ़ा था, यह सचमुच जमीन आसमान का अंतर था। इसके अलावा यह मेरी अपनी जिंदगी का मामला था, इसलिए पैसे खर्च करने के मामले में मैं निश्चित रूप से कंजूसी नहीं करूंगा। जब मैं अस्पताल के कमरे के बाहर लौटा तो मैंने ऑरेलिया को अंदर से बाहर आते देखा। वो धीरे से दीवार के सहारे टिकी थी, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। बाहर आसमान में अंधेरा हो चुका था। अस्पताल का गलियारा कीटाणुनाशक की गंध से भरा था। रोशनी उसकी पतली काया की रूपरेखा को उकेर रही थी। सच कहूं तो ऐसे चेहरे को देखकर कौन मंत्रमुग्ध नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि किताब का कैस्पियन उसे पागलों की तरह पसंद करता था। ऑरेलिया ने शायद मेरी नजर महसूस की और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैंने तुम्हारी दादी के अस्पताल का बिल भर दिया है, धन्यवाद। मैं जल्द से जल्द आपको पैसे लौटा दूंगी। ऑरेलिया का परिवार पूरी तरह से कंगाल था। वो खुद एक हाई स्कूल सीनियर थी जो जल्द ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाली थी। वो इतने पैसे कहां से लाती? उसके ग्रेड इतने अच्छे थे कि उसे सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल सकता था। दुर्भाग्य से मूल कहानी में इन्हीं कुछ दिनों ने और इसी घटना ने उसे रोक दिया था। उसने अपनी परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन किया और अपने सपनों के कॉलेज में जाने से चूक गई। मूल कहानी में इस सब का दोष मुझ पर आया था। अब कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में अभी भी 3 महीने बाकी थे। चाहे जो हो जाए, मुझे यह सुनिश्चित करना था कि वो शांति से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। लेकिन ऑरेलिया स्वभाव से जिद्दी थी। कौन जानता था कि पैसे चुकाने के लिए वो क्या कर बैठेगी। मैंने एक भौं उठाई। पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बदले बस मेरी ट्यूटर बन जाओ। ऑरेलिया ने स्पष्ट रूप से मुझसे यह कहने की उम्मीद नहीं की थी। मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। असली कैस्पियन ने शायद ही कभी अपनी किताबें खोली होंगी। अब से रोज मेरा होमवर्क करने में मेरी मदद करना। इसके अलावा हफ्ते में मुझे 3 ट्यूशन क्लास देना और हर क्लास कम से कम 1 घंटे की होनी चाहिए। क्या ख्याल है? कोई समस्या? बस 2 छोटे वाक्यों ने मेरे सभी छिपे हुए इरादों को पूरी तरह से उजागर कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, यह सुनकर ऑरेलिया ने बहुत हल्की सी त्योरी चढ़ाई। मैंने आग में घी डालने का मौका उठाया और मुस्कुराते हुए उसके करीब गया। वरना तुम खुद को मुझे सौंप सकती हो और मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। ऑरेलिया ने तुरंत 1 कदम पीछे लिया, हमारे बीच की दूरी को बढ़ा दिया। उसकी आंखों की गहराई में एक जानी पहचानी ठंडक चमक उठी। दोनों विकल्पों की तुलना करने पर उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि किसे चुनना है। ठीक है, शुक्रवार से रविवार हर रात 9 बजे सेल्फ स्टडी रूम में। मैं पूरी तरह संतुष्ट था। हालांकि कक्षा में कदम रखते ही यह अच्छा मूड हवा में उड़ गया। तुम लोगों को नहीं पता, कल कैस्पियन ने ऑरेलिया से अपने प्यार का इजहार किया और उसे ठुकरा दिया गया। यह बहुत मजाकिया है। क्या वो आईना नहीं देखता? वो जैसा है, ऑरेलिया कभी उसमें दिलचस्पी कैसे ले सकती है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, घेरा बनाकर बैठे कई लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। उनमें से एक की तेज नजरों ने मुझे देख लिया। उसका चेहरा बदल गया और उसने घबराहट में बगल में बात कर रहे लड़के की बाह में कोहनी मारी। हंसी अचानक रुक गई। कैस्पियन, तुम आ गए, एक लड़के ने अजीब सी खुशामद भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे यह कहना ही होगा, उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर यह स्पष्ट था कि यहां मेरी कुख्यात प्रतिष्ठा सच में भयानक थी। यहां सिर्फ खड़ा होना ही लोगों को डराने के लिए काफी था। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया, गलियारे से चला और सबसे आखिरी पंक्ति में अपनी सीट पर आ गया। मैंने आलस से अपना बैकपैक डेस्क पर फेंक दिया। एक भारी धप्प की आवाज के साथ कक्षा और भी शांत हो गई। एक लड़का कक्षा के दरवाजे पर खड़ा था। कैस्पियन, क्लास टीचर तुम्हें ढूंढ रही हैं। सत्यानाश, मैं ये कैसे भूल गया। मूल कहानी में ऑरेलिया को घेरने के बाद किसी ने शिक्षक से कैस्पियन की शिकायत कर दी थी। बाद में उसे मुख्य मंच पर ले जाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया गया था। भले ही मैं अतीत में कोई बहुत होशियार छात्र नहीं था, लेकिन कम से कम मैंने अपना सिर झुकाकर रखा था और कभी परेशानी खड़ी नहीं की थी। आने वाले तूफान के बारे में सोचकर मेरा चेहरा उतर गया। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर चला, मैं सीधे ऑरेलिया से टकरा गया। उसके मुंह के कोने पर लगी चोट पर एक बैंडेज चिपका हुआ था। एक सरसरी नजर डालने के बाद मैं ऑफिस की ओर चला गया और अनजान बनते हुए उस लड़के से पूछा जिसने मुझे संदेश दिया था, टीचर को मुझसे क्या काम है? मुझे भी नहीं पता। वहां पहुंचने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे जाते ही कक्षा में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा सीधे तनकर खड़ा लड़का ऑरेलिया के सामने खड़ा था। बस एक नजर में मैंने उसे पहचान लिया। वो वही लड़का था, वो मुख्य पुरुष पात्र था, लाइसेंडर। ऑरेलिया, तुम्हें चोट लगी है। ऑरेलिया के लिए लाइसेंडर उसकी नीरस जिंदगी में चमकने वाली रोशनी की एक किरण की तरह था। वो उसके लिए सब कुछ देने को तैयार थी, बदले में कुछ नहीं मांगती थी, केवल उसकी भलाई की कामना करती थी, बिल्कुल अभी की तरह। ऑरेलिया ने मेरी दिशा में एक नजर डाली, लेकिन जल्दी ही अपनी नजरें हटा ली और हल्का सा सिर हिला दिया। उसे इस हद तक परेशान किया गया था, फिर भी वो लाइसेंडर को यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अपनी स्थिति के बारे में सोचते हुए ऑफिस के अंदर 40 के आसपास की उम्र वाली क्लास टीचर के चेहरे पर सख्त भाव थे। कैस्पियन, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? मैंने अपना सिर हिलाया। क्लास टीचर की भौहें तन गईं और उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की।
किसी ने शिकायत की है कि कल स्कूल के बाद तुम कुछ लोगों को लेकर ऑरेलिया को परेशान करने गए थे। ऐसा हुआ था या नहीं? हालांकि यह सच था, मैं किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं कर सकता था, चाहे आप मुझे पीट पीट कर मार डालें। नहीं, सच में नहीं, सच में नहीं। कैस्पियन, ऐसे समय में भी तुम बहाने बना रहे हो। जाहिर है उसने मुझे यहां पूछने के लिए नहीं, बल्कि सूचित करने के लिए बुलाया था। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसके एक अक्षर पर भी वो विश्वास नहीं करेगी। सही भी है, दिन भर क्लास बंक करने वाले और परेशानी खड़ी करने वाले एक समस्याग्रस्त छात्र पर कौन विश्वास करेगा? कौन सा शिक्षक ऐसे छात्र की बातों पर विश्वास करेगा? अगले सोमवार को झंडारोहण समारोह के दौरान तुम मंच पर जाओगे और अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगोगे। मिस हैरिंगटन, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। अभी भी नहीं मानोगे, है ना? ठीक है, अगर तुम अपने लिए कोई गवाह ढूंढ लाओ जो तुम्हारे हक में बोले तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मेरे मन चले चमचों की टोली को ऑफिस में खड़े होकर मेरे लिए गवाही देते हुए देखने के दृश्य की कल्पना करके मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इस बार मुझे डर था कि मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। मेरी बेगुनाही साबित करने में कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता था। खटखट, दरवाजा खटखटाने की आवाज गूंजी। उसके बाद एक स्पष्ट सौम्य आवाज आई, मिस हैरिंगटन। मैंने हैरानी से अपना सिर घुमाया। ये ऑरेलिया थी। मैं इनके लिए गवाही दे सकती हूँ, चाहे आप मुझे पीट पीट कर मार डालें। लेकिन मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे नाजुक पल में मेरे लिए खड़ी होने वाली और मेरी मदद करने वाली ऑरेलिया होगी। लेकिन ये सुनकर क्लास टीचर की त्योरी और भी गहरी हो गई। ऑरेलिया बेटा, अगर कोई तुम्हें धमका रहा है तो डरो मत। स्कूल और शिक्षक तुम्हारे साथ हैं। मुझे किसी ने नहीं धमकाया। तो फिर कुछ छात्रों ने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने कल स्कूल के बाद तुम दोनों को एक साथ देखा था? ऑरेलिया एक पल के लिए रुकी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई से जुड़े कुछ सवालों में दिक्कत थी और मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्या वो मुझे ट्यूशन देने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। क्लास टीचर की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या क्या? उन्होंने मेरी ओर देखा, पूरी तरह शक से भरी हुई। सच कहूं तो इसे सुनकर कोई भी शिक्षक यही सोचेगा कि उसने कोई भूत देख लिया है। लेकिन ऑरेलिया ने मेरे सामने एक सीढ़ी रख दी थी। इस पर कदम न रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। जी हाँ, मेरे माता पिता हाल ही में तलाक लेने के बारे में बहस कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे ग्रेड बेहतर हो जाएं तो शायद वे खुश हो जाएं और शायद वे तलाक न लें। मुझे माफ़ करना मेरे सस्ते माता पिता, जिनसे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ। असलियत में मेरे पिता एक नए नए अमीर बने व्यक्ति थे, जिन्होंने बाद में मेरी माँ से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। हालांकि मुझे जन्म देते समय मेरी माँ को बहुत अधिक खून बहने की समस्या हुई और वो लगभग मर ही गई थी। इसलिए उन बूढ़े दंपति के पास, उनके पास केवल मैं, यही एक व्यक्ति बचा है। उनके पास केवल मैं, यही एक व्यक्ति बचा है। उन्होंने मुझे अपने इकलौते बेटे को सिर पर चढ़ा रखा था। क्लास टीचर के भाव जटिल थे। काफी देर बाद उन्होंने कहा, सहपाठियों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। अपनी पढ़ाई में देरी मत करना। मुझे गुस्सा नहीं आया। वैसे भी मेरे ग्रेड को देखते हुए अब देरी करने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। ऑफिस से बाहर निकलते हुए मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। बॉस, कैसा रहा? क्लास टीचर ने आपके लिए कोई मुश्किल तो खड़ी नहीं की? मैंने ध्यान से देखा और उसे कल के अपने एक चमचे के रूप में पहचान लिया। जब उसने मेरे बगल में ऑरेलिया को देखा तो वो तुरंत सतर्क हो गया और मेरे और ऑरेलिया के बीच आ खड़ा हुआ। क्या तुमने ही चुगली की थी? तुमने जानबूझकर ऐसा किया? तुम बॉस को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? ऑरेलिया के भाव ठंडे थे। बिना एक भी शब्द कहे वो सीधे उसके पास से गुजर गई। तुम कॉर्बिन, बकवास मत करो। ये देखकर कि ये लड़का कोई परेशानी खड़ी करने वाला है, मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। तुम उस बड़ी हस्ती का अपमान कर रहे हो जो भविष्य में अपनी उंगलियों के एक इशारे से मुझे कुचल सकती है। कॉर्बिन आधा संदेह में था, लेकिन मुझे ऐसा कहते देख उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराते हुए बियर का एक केन पकड़ा दिया। बॉस, आपकी पसंदीदा। मैंने सीधे मना करते हुए अपना हाथ हिलाया। बॉस, आज रात के लिए एक पूल हॉल बुक किया है, चलेंगे? चलें? मैं झिझका। सच कहूं तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं असली कैस्पियन नहीं था। लेकिन रातों रात बहुत ज्यादा बदल जाना निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। ऑरेलिया ने अचानक अपना सिर घुमाया और हमारी दिशा में देखा। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। कहाँ चलें? मुझे आज रात एक जरूरी काम है। क्या जरूरी काम? इवनिंग सेल्फ स्टडी, शाम की पढ़ाई में शामिल होना। ऐसा नहीं हो सकता बॉस, आप तो रेगुलर क्लास में भी नहीं जाते। आप इवनिंग सेल्फ स्टडी में जाकर क्या करेंगे? तुम क्या जानो, सेल्फ स्टडी तुम लोगों से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये ऑरेलिया की चापलूसी करने का मेरा सुनहरा मौका था। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उससे लड़ूंगा। ऑरेलिया ने अपनी नजरें हटा ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुना हो, फिर भी उसे कोई परवाह न हो। मैं जल्दी से उसके पीछे भागा। ऑरेलिया, आज शुक्रवार है, हमारी बात हुई थी कि तुम मुझे पढ़ाओगी, भूलना मत। ऑरेलिया कुछ नहीं बोली, ये याद करते हुए कि वो अपने दाहिने कान से बहरी थी। मैं थोड़ा और करीब झुका। क्या तुमने सुना? तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती। ऑरेलिया ने अंततः हल्का सा सिर हिलाया। ऑरेलिया और मेरे एक साथ कक्षा में लौटने के बाद पूरे दिन कक्षा का माहौल अजीब रहा। छात्र मुझे देखते, फिर ऑरेलिया को देखते। उनके चेहरों पर उत्सुकता
और जांच पड़ताल की रुचि साफ दिखाई दे रही थी। मैं उदासीनता से अपनी सीट पर लौट आया। वैसे भी मैं एक बड़ी मुसीबत से बच गया था और मुझे मंच पर जाकर माफी नहीं मांगनी पड़ी थी। बाकी चीजों की किसे परवाह है। जैसे ही मैं बैठा, सामने वाली सीट पर बैठे लड़के ने मुड़कर चिंता से भरे चेहरे के साथ पूछा, क्लास टीचर तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी? उन्होंने तुम्हें डांटा तो नहीं? मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से एक भौं उठाई। यह कैस्पियन का एकमात्र भाई सिलास था। एक तरह से चमचा शब्द उसके लिए ज्यादा सही था। सिलास एक गरीब परिवार से था, जहां 6 लोगों का परिवार एक छोटे से घर में ठुंसा हुआ था। इस माहौल ने उसके व्यक्तित्व को ऐसा बना दिया था जो असुरक्षित भी था और दूसरों को खुश करने में बहुत माहिर भी। हाई स्कूल में प्रवेश करते ही वो कैस्पियन के पीछे पीछे रहने लगा। उसका होमवर्क करने में मदद करता, झूठी छुट्टी की अर्जियां बनाता और शिक्षकों के सामने उसका बचाव करता। आप कह सकते हैं कि कैस्पियन अपने गुंडेपन में इतने मजे से इसलिए जी पा रहा था क्योंकि इसके पीछे काफी हद तक उसी का हाथ था। इसलिए कैस्पियन उस पर पूरी तरह भरोसा करता था। लेकिन हकीकत में सिलास के नजरिए से उसे लगता था कि कैस्पियन ने इन सालों में उसे लगातार दबाया है और उस पर धौंस जमाई है। आक्रोश के बीज उसके दिल में बहुत पहले ही बोए जा चुके थे, जिसके कारण अंततः उसने धोखा देने का रास्ता चुना। बाद में जब कैस्पियन को ऑरेलिया के लोगों द्वारा ले जाया गया तो सिलास ने जानबूझकर कैस्पियन के माता पिता को यह खबर लीक कर दी, जिसके कारण मदद के लिए जाते समय उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैंने नकली चिंता से भरे इस चेहरे को चुपचाप देखा। तुम्हें कैसे पता कि टीचर मुझे डांटने वाली थी? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, क्योंकि कल जो हुआ था जब तुमने ऑरेलिया को घेरा था। हाँ, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है, उन्हें बिल्कुल पता है, और वो तुम ही थे जो खुद जाकर चुगली कराए, है ना? मैं अपनी कुर्सी की पीठ से टिक कर बैठ गया, अपना बैकपैक खोला और किताबें बाहर निकालने लगा। तो क्या हुआ अगर उन्हें पता है? मैंने पहले ही सरेआम इजहार किया था और इतने सारे लोगों के सामने मैंने उसे लगभग जबरदस्ती चूम ही लिया था। लोगों का न जानना मुश्किल होगा। सिलास ने शायद मेरी ठंडक को महसूस कर लिया और समझदारी दिखाते हुए फिर से इसका जिक्र नहीं किया। ओह हाँ, मैं कल तुम्हारा वर्कशीट तुम्हारे लिए करने के लिए वापस लेना भूल गया था। मैं अभी उसे तुम्हारे लिए कर दूंगा। वे आज दोपहर क्लास में इसे हल करवाने वाले हैं। मुझे मानना पड़ा, वो सचमुच चतुर था। हालांकि वो कैस्पियन के लिए काम करता था, लेकिन वो कभी भी किसी को गली में घेरने जैसी हरकतों में शामिल नहीं होता था। उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता था। कल भी ऐसा ही था। कैस्पियन को अपनी मौत तक यह एहसास नहीं हुआ कि उसका यह अच्छा भाई असल में ऑरेलिया को भी पसंद करता था। कैस्पियन को ऑरेलिया के साथ वैसा व्यवहार करते देख वो अपने दिल का गुस्सा जाहिर भी नहीं कर सकता था। मैंने अपनी कलाई मोड़ी, उसके हाथ से बचा, पलटा और गलियारे के ठीक पार ऑरेलिया की डेस्क पर वर्कशीट फेंक दी। मैंने अभी तक ये वर्कशीट नहीं की है। वे आज दोपहर क्लास में इसे हल करवाने वाले हैं। पूरी कक्षा तुरंत पूरी तरह से शांत हो गई। ऑरेलिया ने भी अपना सिर घुमाया और मुझे चुपचाप देखा। मैंने उसकी ओर अपनी ठुड्डी उठाई। वे आज दोपहर क्लास में इसे हल करवाने वाले हैं। ऑरेलिया ने मेरी वर्कशीट अपनी भौतिकी की किताब के ऊपर रखी और लिखना शुरू कर दिया। इतनी कठिनाई की एक वर्कशीट उसके लिए पानी पीने जितनी आसान थी। मुझे तो ऐसा भी लगा जैसे उसने इस बारे में बमुश्किल ही सोचा हो। बस सवाल पर एक नजर डाली और उसके पास जवाब था। कैस्पियन, तुम उसे अपना होमवर्क कैसे करने दे सकते हो? क्या तुमने अभी अभी नहीं पूछा था कि क्लास टीचर मुझे क्यों ढूंढ रही थी? बेशक ये इसलिए था क्योंकि मैं उसे देखकर मुस्कुराया। जानबूझकर चुभते हुए लहजे में बोला, पप्पी लव बचपन का प्यार। ऑरेलिया की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, जिसमें चेतावनी की एक झलक थी। यह जानकर कि मैंने मजाक को थोड़ा ज्यादा ही खींच दिया है, मैं समय रहते रुक गया और उसे देखकर मुस्कुराया। बस क्लासमेट्स, बस मजाक कर रहा था। वैसे भी कल की घटना के बाद मुझे पता था कि ऑरेलिया इस तरह की सस्ती जुबानी बयानबाजी को लेकर मेरे खिलाफ मन में कोई बैर नहीं रखेगी। आंखों वाला कोई भी इंसान यह देख सकता था कि ऑरेलिया और मेरे बीच पप्पी लव होना बिल्कुल असंभव था। इससे उसकी प्रतिष्ठा भी स्पष्ट हो गई और साथ ही साथ सिलास पर एक तंज भी कसा गया। एक तीर से दो निशाने। मेरी तिरछी नजर से मुझे दिखा कि सिलास ने जैसे चैन की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप शब्दावली याद करने के लिए वापस मुड़ गया। मैंने भी अपनी पाठ्यपुस्तक निकाली, अविश्वसनीय रूप से एकदम नए पन्नों को देखा और अपने मन में खुद के लिए गहरी सांस ली। इस दुनिया में आने से पहले मैं पहले से ही कॉलेज के दूसरे वर्ष का छात्र था। किसने सोचा होगा कि बस अपने डॉर्म में लेटकर एक उपन्यास पढ़ने भर से मैं जागने पर कॉलेज प्रवेश परीक्षा दोबारा देने की स्थिति में आ जाऊंगा। भगवान जानता है कि मैंने अपना सारा हाई स्कूल का ज्ञान बहुत पहले ही अपने शिक्षकों को वापस कर दिया था। कोई भी इसे पूरी तरह से दयनीय स्थिति क्यों नहीं कहेगा। पूरे दिन की क्लास के बाद मैं थक कर चूर हो गया था और अपनी डेस्क पर सपाट पसरा हुआ था। किसी ने खिड़की खटखटाई। बॉस। मैंने एक आंख खोली और देखा कि कॉर्बिन कुछ चमचों को लेकर बाहर खड़ा था। बॉस, चलो खेलने चलते हैं, सेल्फ स्टडी बहुत बोरिंग है। ओह, तो वे मुझे आमंत्रित करने के लिए एक समूह के रूप में आए थे। अगर ये असली कैस्पियन होता तो वो रोमांचित हो जाता। अफसोस कि मैं वो नहीं था। वो कैंडी कहाँ है जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कही थी? ओह हाँ, ये यहीं है। कॉर्बिन ने अपना माथा पीटा और एक बैग पकड़ा दिया। इस लड़के ने 2 बॉक्स भी खरीद लिए थे।
अगले ही पल बैग के अंदर के सामान को देखकर मैंने कहा, मैंने तुम्हें कैंडी खरीदने के लिए कहा था, तुम्हें सिगरेट खरीदने के लिए किसने कहा? नहीं बॉस, क्या ये आपका पसंदीदा ब्रांड नहीं है? कॉर्बिन चकराया हुआ दिखा। ऐसा लग रहा था कि यह छवि सच में 1 या 2 दिन में नहीं बदली जा सकती। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे अब ये पसंद नहीं है, समझे? तो बॉस आप रुकिए, मैं अभी जाकर आपके लिए इसे बदलवा लाता हूँ। 10 मिनट बाद मेरे डेस्क पर हार्ड फ्रूट कैंडीज का एक डिब्बा रखा गया। ठीक है, तुम लोग जाओ, 9 बज गए हैं। मुझे अभी भी कैंडी खरीदने जाना है, मुझे अभी भी कैंडी खरीदने जाना है, मुझे अभी भी सेल्फ स्टडी रूम में जाना है, मैंने कहा, अपना बैकपैक पकड़ा और बाहर चला गया। सेल्फ स्टडी रूम हमारी अकादमिक इमारत की पहली मंजिल पर था, जिसे विशेष रूप से हाई स्कूल सीनियर्स के लिए निर्धारित किया गया था। वे कदम दर कदम मेरे ठीक पीछे चलते रहे और अंततः सेल्फ स्टडी रूम के दरवाजे पर विस्मय में रुक गए। हे भगवान, बॉस आप सच में, बेशक ये सच है। ओह हाँ, तुम्हें अब मेरे लिए सिगरेट लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब कैंडी खानी चाहिए। बॉस आपको कौन सा सदमा लगा है? मैंने एक कैंडी का रैपर खोला, उसे अपने मुंह में उछाला और बड़बड़ाया, ऑरेलिया को यह पसंद नहीं है, समझे? कई लोग तुरंत जोरदार हूटिंग करने लगे। मुझे कहना होगा, ऑरेलिया सच में एक बहुउद्देशीय ढाल थी। हर कोई जानता था कि कैस्पियन उसे पसंद करता है, इसलिए उसकी खातिर थोड़ा बदलाव करना पूरी तरह से सामान्य था, है ना? आखिरकार उन्हें विदा करने के बाद मैंने सेल्फ स्टडी रूम में कदम रखा और पाया कि ऑरेलिया वास्तव में पहले ही पहुंच चुकी थी। मेरा दिल उछल पड़ा। क्या उसने वो बकवास सुन ली जो मैं बाहर बक रहा था? ऑरेलिया ने अपना सिर उठाया। उसका पीला और नाजुक चेहरा पूरी तरह शांत लग रहा था, जैसे उसने अभी अभी मुझ पर ध्यान दिया हो। ओह, मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, पास गया और उसकी बाईं ओर बैठ गया। ऑरेलिया, मैंने सरलता से पूछा, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो चलो, टीचर ने आज दोपहर क्लास में यह समझाया था, लेकिन उन्होंने इसे तुम्हारे जितना अच्छे से बिल्कुल भी नहीं समझाया। दरअसल इसका मुख्य कारण यह था कि यह वर्कशीट थोड़ी कठिन थी। असली कैस्पियन के लिए इसे सिर्फ एक बार सुनकर समझना असंभव था। ऑरेलिया से इसे दोबारा पढ़वाने से बाद में चीजों को समझाना आसान हो जाता। ऑरेलिया एक पल के लिए शांत रही। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरे बात करने के तरीके की आदत हो गई है और वो अब हर शब्द पर नुक्ताचीनी नहीं कर रही थी। तो आइए इस बहुविकल्पीय मैकेनिक्स प्रश्न से शुरू करते हैं। जरूर। ये देखकर कि वो सहायक रेखाएं खींचने वाली है, मैं अनजाने में उसकी तरफ थोड़ा और झुक गया। ऑरेलिया की हरकतें अचानक रुक गईं। क्या हुआ? मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा। ऑरेलिया के होंठ थोड़े से खुले और उसने अचानक पूरी तरह से असंबद्ध प्रश्न पूछा, तुम जो कैंडी खा रहे हो उसका स्वाद कैसा है? लीची। क्या तुम एक चखना चाहती हो? ऑरेलिया की पलकें थोड़ी फड़फड़ाईं। उसका शरीर अगोचर रूप से एक तरफ खिसक गया, जिससे हमारे बीच थोड़ी दूरी बन गई। जरूरत नहीं है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ऑरेलिया और मेरे एक साथ इवनिंग सेल्फ स्टडी में जाने के बाद स्कूल में हमारे पप्पी लव के रिश्ते में होने की अफवाहें नहीं उड़ी। उन्होंने जिस बात की गपशप की वो ये थी कि मैं ऑरेलिया का दीवाना सिम बन गया था और उसकी खातिर पागलों की तरह पढ़ाई करने लगा था। मैं पूरी तरह से हार मान चुका था। पीई क्लास शारीरिक शिक्षा के दौरान मैं स्टैंड में बैठा था। दुख से भरा चेहरा। मैं स्टैंड में बैठकर 45 डिग्री के कोण पर अपना सिर झुकाए आसमान को निहार रहा था। भूल जाओ, उन्हें गपशप करने दो। एक बड़ी हस्ती का दीवाना बनना हमेशा उसका जानी दुश्मन बनने से बेहतर होता है। खैर, मुझे अभी वो भी नहीं कहा जा सकता था, ये देखते हुए कि भविष्य की ऑरेलिया के सामने मैं अविश्वसनीय रूप से कमजोर था। कैस्पियन, तुम ऑरेलिया का पीछा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है शायद तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। सिलास मेरे बगल में बैठा था और सावधानी से बोल रहा था, मुझे लगता है कि वो शायद लाइसेंडर को पसंद करती है। ऐसा है क्या? मैंने भी अभी इसके बारे में सुना है। उसने कल थैचर से पूछा था कि किसी लड़के के लिए क्या उपहार तैयार करना अच्छा रहेगा। लगता है लाइसेंडर का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। मैं पूरी तरह बोर होकर कुर्सी की पीठ से टिक गया। शायद पसंद करती है का क्या मतलब है? वो किसे पसंद करती है? क्या मुझे नहीं पता होगा? लाइसेंडर को सेलो बजाना पसंद था, इसलिए ऑरेलिया ने व्यक्तिगत रूप से लकड़ी का एक सेलो आभूषण हाथ से तराशा था। उसके जन्मदिन पर उसने चुपके से इसे उसकी डेस्क के अंदर रख दिया था, लेकिन लाइसेंडर को कभी पता नहीं चला कि वो ऑरेलिया ही थी जिसने उसे यह दिया था। वरना वो दूसरी मुख्य महिला पात्र क्यों होती? इस तरह एक गुप्त क्रश पालना वो कभी भी मुख्य महिला पात्र से मुकाबला कैसे कर सकती थी? कैस्पियन, तुम नाराज नहीं हो? मुझे किस बात पर नाराज होना चाहिए? सिलास एक पल के लिए निशब्द रह गया। बॉस, बैडमिंटन खेलना है? कॉर्बिन पीछे से एक रैकेट लिए हुए प्रकट हुआ, जिससे मैं चौंक गया। क्या तुम अपनी मौत बुला रहे हो? मुझे बस कोई खेलने वाला नहीं मिला। बॉस, मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। मुझे ये पता था ये उन दुर्लभ चीजों में से एक थी जिसे कैस्पियन की ताकत माना जा सकता था, और उन बहुत कम क्षेत्रों में से एक था जहां मैं उसके साथ तालमेल बिठा पा रहा था। अगर तुम बैडमिंटन खेलना चाहते हो तो तुम्हारे साथ खेलने के इच्छुक बहुत से लोग हैं। बॉस, आपका दिमाग हाल ही में पूरी तरह से ऑरेलिया पर अटका हुआ है। क्या आप बस हमें इस तरह नजरअंदाज करने वाले हैं? मैंने रैकेट ले लिया। चूंकि मुझ में यह बदलाव रातों रात बहुत तेजी से आया था,
इसलिए ये निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। भले ही मैं ऑरेलिया को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं इतना भी अचानक नहीं बदल सकता था। कभी कभी नाटक करना अभी भी जरूरी था। वो कहावत क्या थी? जिस झूठ में सच मिला हो उसे पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। स्पोर्ट्स फील्ड के बगल वाली खुली जगह पर पहुंचकर मैंने बैडमिंटन रैकेट का परीक्षण किया और इत्तेफाक से एक जानी पहचानी आकृति पर मेरी नजर पड़ी। ऑरेलिया। वो दौड़ रही थी। शायद मेरी नजर महसूस करके उसने भी अपना सिर थोड़ा घुमाया और मेरी दिशा में एक नजर डाली। अरे ऑरेलिया! उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर एक पल के लिए मेरे बैडमिंटन रैकेट पर रुकी और फिर जल्दी से हट गई। मुझे लगा था कि इतना समय एक साथ बिताने के बाद मैं और वो बड़ी हस्ती, भले ही करीब न हो, लेकिन कम से कम हमारे बीच थोड़ी बहुत तो बातचीत थी ही। वो अचानक लोगों को नजरअंदाज क्यों कर रही थी? कैस्पियन, तुम्हारे हाथ में जो शटलकॉक है वो बहुत पुरानी है। मैं एक नई लाया हूं। देखो ये काम करती है या नहीं। मैंने नई शटलकॉक ली जो उसने मुझे दी थी। जब तक मैंने ऊपर देखा, ऑरेलिया दौड़कर आगे निकल चुकी थी। उस युवा लड़की की पीठ पतली और कमजोर थी, फिर भी ये एक जिद्दी लचीलापन बिखेर रही थी। मैं थोड़ा हैरान था। ऑरेलिया बहुत कम बोलने वाली, बेहद एकांत प्रिय इंसान थी। आमतौर पर जब वो बहुत अधिक दबाव में या खराब मूड में होती थी तभी वो इस तरह लगातार दौड़ती थी। ऐसे समय में उसे किसने दुखी किया? तभी बगल के बास्केटबॉल कोर्ट से जय जयकार की आवाज गूंजी। कोई चिल्लाता हुआ लग रहा था। मैंने भी उस तरफ देखा और धुंधले रूप से एक लड़की को 3 स्टेप लेअप करते देखा। उसकी हरकतें बहुत सहज थीं, जो चीखने की लहरें पैदा कर रही थीं। यह मुख्य महिला पात्र थी और लाइसेंडर की आधिकारिक जोड़ीदार मेव पढ़ाई में बिल्कुल फिसड्डी, बस मेरी तरह दिन काट रही थी। और उसके इतने बॉयफ्रेंड रह चुके थे कि कई टेबल भर जाएं। यह सच है, मुख्य पुरुष पात्र लाइसेंडर एक आदर्श, प्यारा, कोमल लड़का था। फिर भी उसे ऐसी ही एक लड़की से प्यार हो गया था। निष्पक्ष रूप से कहूं तो मेव सच में खूबसूरत थी। ऑरेलिया की ठंडी दूरी के विपरीत, जो हमेशा लोगों को अलगाव की भावना देती थी, उसके पास थोड़ी जंगली सुंदरता थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हमेशा इतना पसंद किया जाता था। लाइसेंडर के साथ जुड़ने के बाद से मेव बहुत बदल गई, लेकिन उनके पारिवारिक परिवेश और मानसिकता में अंतर के कारण दोनों अंततः शादी करने से पहले सालों तक ब्रेकअप करते रहे और फिर साथ आते रहे। मैंने अपना सिर घुमाया और जैसा कि उम्मीद थी, दर्शकों की भीड़ के पीछे खड़े लाइसेंडर की आकृति को देखा। वो पास नहीं आया, वो बस भीड़ के पार से खड़ा होकर देख रहा था। कोई भी मूर्ख उसके चेहरे पर लिखे स्पष्ट स्नेह को देख सकता था। कॉर्बिन के साथ थोड़ी देर बैडमिंटन खेलने के बाद मैं आराम करने के लिए रुका, लेकिन मेरी आंखों के कोने से मैंने देखा कि ऑरेलिया अभी भी दौड़ रही थी। हवा चली। नीले और सफेद स्कूल यूनिफॉर्म ने युवा लड़की की पतली कमर की रूपरेखा को उकेर दिया। सच में, क्या इस लड़की के पास अनंत स्टैमिना है? लेकिन यह केवल यह साबित करता था कि वो अभी बहुत खराब मूड में होगी। ये बात समझ में आती थी। बास्केटबॉल कोर्ट हमारे ठीक बगल में था। उसने निश्चित रूप से ध्यान दिया होगा कि लाइसेंडर पूरे समय मेव को देख रहा था। जिस लड़के को वो छुपकर प्यार करती थी, उसे किसी दूसरी लड़की के लिए तरसते देखकर भला कौन अच्छे मूड में हो सकता है? ऑरेलिया। मैं बस उसके पास भाग कर गया। क्या तुम दुखी हो? नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैं पूरी तरह से बता सकता हूं। आखिर मैंने हाल ही में इस बड़ी हस्ती के साथ काफी समय बिताया था। मेरे पास निश्चित रूप से अवलोकन कौशल का यह स्तर था। तुम दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, मैं इसे सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ऑरेलिया ने अचानक अपनी आंखें उठाईं और मुझे देखा। सुलझाओगे? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह मेरा भ्रम था या क्या, लेकिन ऑरेलिया का लहजा आज हमेशा से कुछ डिग्री ज्यादा ठंडा लग रहा था। मेरा दिल कस गया। ऐसा लग रहा था कि यह बड़ी हस्ती सामान्य स्तर से कहीं ज्यादा परेशान थी। अगर वो लाइसेंडर को इस तरह देखकर ही इतना दुखी हो रही थी, तो बाद में उसका क्या होगा, जब वो और मुख्य महिला पात्र खुशी खुशी साथ उड़ रहे होंगे? बार बार सोचने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। लाइसेंडर को पसंद करना बंद कर दो। तुम दोनों के बीच ये असंभव है। क्या? मेरा मतलब है ये बस। मैंने खांसा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मुझे अचानक अपने सिर के पिछले हिस्से पर ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। ऑरेलिया के भाव बदल गए। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे जोर से दूर धकेल दिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर मैंने एक दबी हुई धप्प की आवाज सुनी। शोर और चीख पुकार की आवाजें तुरंत अफरा तफरी में गूंज उठी। पास ही जमीन पर लुढ़कती हुई सॉकर बॉल फुटबॉल को देखकर मुझे आखिरकार समझ आया कि क्या हुआ था। अभी वो गेंद सीधे मेरी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। ऑरेलिया ने मेरे लिए उसे रोक लिया था। स्कूल की डिस्पेंसरी के बाहर मैंने लंबे समय तक इंतजार किया, तब जाकर डॉक्टर अंदर से बाहर आए। ऑरेलिया कैसी है? क्या ये गंभीर है? वो गेंद बहुत तेजी से आ रही थी। गनीमत है कि उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पीठ का इस्तेमाल किया, वरना अभी तुम अस्पताल में होते। चिंता मत करो, उसे कुछ चोटें आई हैं, लेकिन ये गंभीर नहीं है। कुछ दिनों तक रक्त संचार बढ़ाने और चोट ठीक करने वाला मलहम लगाने से यह ठीक हो जाएगा। मेरी अटकी हुई सांसें अंततः नीचे आईं, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सका। अगर इस बड़ी हस्ती को कुछ हो जाता तो मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाता। मैं उसे देख कर आता हूं। यह कहकर डॉक्टर की सहमति का इंतजार किए बिना मैंने बस पर्दा हटाया
और अंदर चला गया। ऑरेलिया, तुम कैसी? मेरी आवाज़ अचानक रुक गई। ऑरेलिया वास्तव में अपने कपड़े पहन रही थी। उसके सुंदर कंधे की हड्डी के पास चोट का एक निशान चमक रहा था। आवाज़ सुनकर ऑरेलिया की हरकतें जम गईं। एक छोटी तीखी हाँफने की आवाज़ के साथ मुझे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। मैं कुछ देर तक बाहर एक स्तब्धता में खड़ा रहा, जब तक कि ऑरेलिया ने अंततः दरवाज़ा नहीं खोला और बाहर नहीं आई। उसने खुद शांति तोड़ने की पहल की। मैं ठीक हूँ, उसकी ठंडी स्पष्ट आवाज़ ने मेरी तार्किकता वापस ला दी। होश में आने पर मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। कैस्पियन, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? ये अच्छी बात है। मैं बस पूछने आया था। तुम ठीक हो, इसलिए मुझे राहत मिली। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अपराध बोध की एक भारी भावना ने तुरंत मुझे घेर लिया। आज के लिए धन्यवाद, जरूरत नहीं है। एक पल के लिए मेरी सच में उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने छुपकर उसकी ओर देखा। सतह पर वह ठीक लग रही थी, लेकिन पहले मैंने स्पष्ट रूप से उसकी पीठ पर चोट देखी थी और हवा में औषधीय मलहम की हल्की कड़वी गंध थी। किसी कारण से मुझे अचानक याद आया कि जब उसने मुझे पहले दूर धकेला था तो एक युवा लड़की की अनूठी मीठी सुगंध मेरी नाक के सिरे पर रह गई थी। एक वायुरोधी जाल की तरह इसने मुझे पूरी तरह से लपेट लिया था। ऑरेलिया, सच कहूं तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। क्या करने की? तुम्हारी दादी के अस्पताल का बिल भरना मेरे लिए सच में कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम्हें इस तरह एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। अपने किशोरावस्था के वर्षों में ऑरेलिया के पास खुद के अलावा कुछ नहीं था। अगर यह बात न होती तो उसे कर्ज चुकाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए जिससे वो कभी सबसे ज्यादा नफरत करती थी। ऑरेलिया काफी देर तक चुप रही, इतनी देर तक कि मुझे लगने लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तभी वो अंततः फिर बोली। उसकी आवाज ठंडी और दूर की लग रही थी। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। मुझे किसी के निर्देश की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में थोड़ी घबराहट महसूस हुई और एक अकथनीय घुटन भी। मुझे नहीं पता था कि यह उसके शब्दों की वजह से था या उसके लहजे की वजह से। इतने समय तक एक साथ इवनिंग सेल्फ स्टडी में जाने के बाद उसे इस लहजे में मुझसे बात किए हुए काफी समय हो गया था। मैं कैसे भूल गया? ये बड़ी हस्ती कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं थी जिससे मैं पंगा लेने की सोच भी सकूं। उसकी चोट को ठीक होने के लिए आराम की जरूरत के बारे में चिंता करते हुए और ये देखते हुए कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 1 महीना बाकी था, मैंने अपने दांत पीसे। तो फिर अच्छी तरह आराम करो। तुम्हें इस अंतिम समय के लिए इवनिंग सेल्फ स्टडी में जाने की जरूरत नहीं है। समझ गई? हो ही नहीं सकता। बॉस, वो आपके लिए इतनी दूर तक गई और आप कह रहे हैं कि आप दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हैं? कॉर्बिन पूरी तरह से हैरान लग रहा था। उसके बगल में खड़े अन्य चमचे भी बात में शामिल होने लगे। बिल्कुल, हमने भी इसके बारे में सुना है। उसने ठीक उसी पल आपको दूर धकेल दिया। वो गेंद उसे बहुत जोर से लगी थी। बॉस इतने हैंडसम हैं और उसके साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। कौन इसका विरोध कर पाएगा? बॉस, वो निश्चित रूप से आपको पसंद करती है। तुम लोग इतने गपशप करने वाले क्यों हो? तुम्हारे पास कहने के लिए इतना कुछ है। तुम लोग जाकर मुख्य मंच पर भाषण क्यों नहीं देते? आखिरकार वे बहुत छोटे थे। वे उस बड़ी हस्ती को नहीं समझते थे। ऑरेलिया जैसे लोग एहसानमंद होना सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। मैंने पहले उसकी इतनी बड़ी मदद की थी। भले ही उसने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन उसे यह निश्चित रूप से अपने दिल में स्पष्ट रूप से याद था। इसके अलावा दूसरों को भले ही पता ना हो कि वह लाइसेंडर को पसंद करती है, लेकिन क्या मुझे नहीं पता होगा? लेकिन बॉस, इस बार मॉक एग्जाम में आपका स्कोर फिर से काफी सुधर गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार हैं। बेशक। ऑरेलिया को छोड़कर ऐसा क्या है जो तुम्हारा बॉस चाहता है और वो उसे सफलतापूर्वक नहीं मिला है? बेशक। इन शब्दों में थोड़ा बहुत डींग हाँकना भी शामिल था। इतनी तेजी से सुधार कर पाना मुख्य रूप से ऑरेलिया की बदौलत ही संभव था। वो समस्याओं को अच्छी तरह से समझाती थी और उसमें बहुत धैर्य था। कभी कभी मैं एक ही सवाल कई बार पूछता था और वो कभी चिढ़ती नहीं थी। इसके अलावा कॉर्बिन जैसे लड़कों के लिए 400 अंक लाना ही बहुत बड़ी बात थी। 500 अंक तो आसानी से टॉप छात्रों की श्रेणी में आते थे। घर लौटने पर मुझे अपने माता पिता से और भी अधिक उत्साहपूर्ण प्रशंसा मिली। अच्छा, मुझे पता था कि हमारा कैस्पियन ये कर सकता है। देखो, हाल ही में इसमें कितना सुधार हुआ है। कैस्पियन, तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालना, समझे? अगर तुम थक कर चूर हो गए तो मॉम और डैड को ही दुख होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सच कहूं तो मुझे हाल ही में एहसास हुआ कि पढ़ाई करना इतना भी मुश्किल नहीं है। कैस्पियन जो कुछ भी चाहता है बस एक बार कह दे। डैड निश्चित रूप से उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक प्यारा स्पष्ट चेहरा मेरे दिमाग में कौंध गया। मैं सीधा होकर बैठ गया। कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं आ रही हैं। मैं आखिरी समय की तैयारी के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर ढूंढना चाहता हूं। मुझे यह मानना पड़ेगा, मेरे पिता बहुत ही कुशल थे। अगले ही दिन उन्होंने मेरे ट्यूटर के रूप में शहर के एक प्रसिद्ध गोल्ड मेडल शिक्षक को काम पर रख लिया और उसी दिन से मैं फिर कभी सेल्फ स्टडी रूम में नहीं गया। मैं अभी तक वापस नहीं गया हूं। भले ही हम अभी भी एक ही कक्षा में थे और हर दिन एक दूसरे को देखते थे, लेकिन ऑरेलिया और मेरे बीच की दूरी अनजाने में ही बढ़ती गई। सिलास ने एक बार यूं ही इस बारे में पूछा,
और मैंने बिना सोचे ही जवाब दे दिया। कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं आ रही हैं, हर सेकंड कीमती है। ऑरेलिया टॉप यूनिवर्सिटी में जाने लायक है। अगर मेरी वजह से उसे देरी हुई तो मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, ऑरेलिया पीछे से चलकर आई और मेरे पास से गुजर गई। मैंने अपराध बोध के साथ उसकी ओर देखा। उसका साइड प्रोफाइल शांत था, ऐसा लग रहा था कि उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, अपने दिल की गहराइयों से उमड़ रही एक अजीब सी भावना को दबाया और एक और वर्कशीट निकाली। अपना सिर नीचे झुकाकर लिखने लगा। 1 महीने का समय पलक झपकते ही गुजर गया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के दिन कक्षा में किसी ने जश्न मनाने के लिए एक डिनर का सुझाव दिया। मेरे आश्चर्य के लिए थैचर वास्तव में मेरे पास आया और मुझे आमंत्रित किया। कैस्पियन, आज रात एक पार्टी के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या तुम जा रहे हो? मैं थोड़ा हैरान था। मेरी हिचकिचाहट को देखकर थैचर मुस्कुराया और आगे बोला, ग्रेजुएशन के बाद हर कोई अपने अपने रास्ते चला जाएगा। हर किसी को इस तरह फिर से एक साथ लाना आसान नहीं होगा। हर कोई जा रहा है, बस हम पर एक एहसान कर दो। चूंकि उसने ऐसा कहा तो मैं कैसे मना कर सकता था। ठीक है। काफी सारे लोग गए थे। प्राइवेट डाइनिंग रूम में बहुत रौनक थी। मैं एक चाय का कप पकड़े जूस पी रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज रात ऑरेलिया वास्तव में लाइसेंडर से अपनी भावनाओं का इजहार करने की योजना बना रही थी। उस युवा लड़की के दिल में गहराई से दबा हुआ गुप्त क्रश धीरे धीरे खमीर बन गया था, जब तक कि इसे अंततः छिपाया नहीं जा सका। और इसलिए अपनी जवानी को विदाई देने वाली इस रात को उसने अपनी हिम्मत जुटाई। लेकिन दुर्भाग्य से मेव भी आज के दिन लाइसेंडर को ढूंढते हुए आ गई। नतीजतन ऑरेलिया का इजहार अंततः कभी नहीं बोला जा सका। अब इसे देखते हुए सब कुछ मूल कहानी के अनुसार ही सामने आ रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं भी इस सभा में मौजूद था। मूल किताब से यह एकमात्र अंतर था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। जब डिनर लगभग खत्म होने वाला था तो किसी ने एक गेम खेलने का सुझाव दिया। भीड़ भी कोशिश करने के लिए उत्सुक थी और अपनी सहमति व्यक्त की। अप्रत्याशित रूप से सबसे पहले जिसे चुना गया वो ऑरेलिया ही थी। जिस क्षण ये सवाल पूछा गया, सभी ने हूटिंग करना शुरू कर दिया। स्कूल में कई लोग थे जो ऑरेलिया को पसंद करते थे, लेकिन किसी को कभी नहीं पता चला कि ऑरेलिया किसे पसंद करती है। मैंने अनजाने में ही अपने सामने बैठी ऑरेलिया की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से मेरी नजरें उसकी नजरों से मिल गईं। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और अपने फोन को देखने का नाटक किया। फिर मैंने ऑरेलिया की आवाज सुनी। प्राइवेट रूम एक पल के लिए शांत हो गया। उसके बाद लगभग उबल पड़ा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ऑरेलिया ने हाँ कहा था। उसने सच में हाँ कहा था। लेकिन क्या किताब में यह नहीं कहा गया था कि उसने लाइसेंडर से कभी इजहार नहीं किया? अभी उसने बस यूं ही इसे स्वीकार कर लिया था। यह कहने के बावजूद ऑरेलिया के बारे में गपशप खोदने का यह एक दुर्लभ अवसर था, और हर कोई स्वाभाविक रूप से इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देता। इसलिए इसके बाद लगभग हर कोई बोतल को फिर से ऑरेलिया की ओर घुमाने के लिए समर्पित था। कैस्पियन, तुम्हारी बारी। कई बार असफल होने के बाद बोतल घुमाने का काम मुझ पर आ गया। मैं थोड़ा अनमना सा था। मैंने बोतल को दबाकर बस यूं ही घुमा दिया। हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कुछ राउंड घूमने के बाद ये धीरे धीरे ऑरेलिया की दिशा में इशारा करते हुए रुक जाएगी। पूरा प्राइवेट रूम पूरी तरह से शांत हो गया। हो ही नहीं सकता। कौन नहीं जानता था कि कैस्पियन ऑरेलिया को पसंद करता है। कुछ ही क्षण पहले सभी ने सहमति व्यक्त की थी कि कोई भी बोतल को ऑरेलिया की ओर घुमाए, वे पिछले प्रश्न को ही जारी रखेंगे और पूछते रहेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चुना गया व्यक्ति वास्तव में मैं हूंगा। मुझे कैसे पूछना चाहिए? मुझे कैसे पूछना चाहिए? कैस्पियन, ये सिर्फ एक गेम है, तुम जो चाहो पूछ लो, किसी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जब उसने ऐसा कह दिया, अगर मैंने नहीं पूछा तो मैं डरपोक लगूंगा, लेकिन अगर मैंने पूछा तो क्या मैं खुद को अपमानित नहीं करूंगा? मेरे दिल में 10 लाख अल्पाका दौड़ पड़े, लेकिन सतह पर मैं बहुत शांत रहा। आलस से अपनी कुर्सी की पीठ पर टिकते हुए मैंने कहा, जरूर, तो मैं पूछूंगा। ऑरेलिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जिसे पसंद करती हो वो व्यक्ति अभी यहां मौजूद है? मैं अपने दिमाग में खुद को थम्स अप दिए बिना नहीं रह सका। जरा सुनो इसे कहते हैं सवाल पूछना। इस कमरे में 1 दर्जन से अधिक लोग बैठे थे, आधे लड़के और आधी लड़कियां। ऑरेलिया चाहे जैसे भी जवाब दे, वह गलत नहीं हो सकता था। वैसे भी जब तक वो जोर से लाइसेंडर का नाम नहीं लेती, कोई भी सीधे ये पता नहीं लगा सकता था कि वो किसे पसंद करती है। सभी ने मुझसे ये पूछने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि 3 सेकंड बाद वे होश में आए और सामूहिक रूप से उत्साहित हो गए। उन्होंने गपशप के रोमांच के साथ ऑरेलिया को देखा। मैंने ध्यान दिया कि मेरे बगल में बैठे सिलास ने भी अनजाने में अपने कप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। स्पष्ट रूप से घबराहट के साथ जवाब का इंतजार कर रहा था। पूरे कमरे में शायद सबसे शांत इंसान मैं ही था। आखिर मैं ही था जो सही जवाब जानता था। ओह, वास्तव में एक और व्यक्ति था जो बाकी लोगों से अलग व्यवहार कर रहा था, लाइसेंडर। वो समय समय पर अपना फोन देख रहा था। उसका ज्यादातर ध्यान उसी पर टिका था। वो मेव का इंतजार कर रहा था। मैंने अपने दिल में चुपचाप गहरी सांस ली। दूसरी मुख्य महिला पात्र की नियति बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। लाइसेंडर ऑरेलिया का नहीं हो सकता था। उसकी भावनाएं अंततः सिर्फ एक रहस्य बनकर रहने के लिए तय थीं, जिसने कभी दिन का उजाला नहीं देखा। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद
कमरा जय जयकार से गूंज उठा। मेरा दिल मचल उठा और मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन पाया कि वो लाइसेंडर को देख रही थी। उसकी गहरी आंखें शांत और एकाग्र थीं। मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता था कि मैं इस क्षण क्या महसूस कर रहा था। भले ही मुझे पहले से ही जवाब पता था, लेकिन एक सेकंड के लिए मुझे अजीब तरह से अपनी छाती में घुटन महसूस हुई। ये इंसान इतनी जिद्दी क्यों थी? मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वो लाइसेंडर को पसंद न करे, फिर भी उसने। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने नीचे देखा, यह कॉर्बिन का संदेश था। वे जानते थे कि मैं आज रात क्लास डिनर के लिए गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि वे बाद में मेरे साथ इकट्ठा होंगे। माफ करना, मेरे दोस्त अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे निकलना होगा। आज रात का खाना मेरी तरफ से है। सभी लोग संकोच मत करना। यह कहने के बाद मैंने ऑरेलिया की ओर दोबारा नहीं देखा। मैं उठा और प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। कॉर्बिन और उसके दोस्तों ने एक बारबेक्यू स्टैंड चुना था। मैंने पिछले डिनर में ज्यादा कुछ नहीं खाया था। मैंने सोचा था कि यहां आने के बाद मैं छक कर खाऊंगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे अभी भी ज्यादा भूख नहीं थी। मैंने एक के बाद एक अनानास बियर की 3 बोतलें पी ली। अरे बॉस, परीक्षाओं के बाद मौज मस्ती करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप दुखी क्यों दिख रहे हैं? मैंने उसकी ओर देखा। उसके लिए यह मुश्किल होगा, मुट्ठी भर मटन के सीख कबाब पकड़े हुए, इतनी खुशी से खाते हुए, फिर भी मेरे बारे में फिक्र करने का समय निकाल पाना। ओह यार, हमारे ग्रुप में बॉस ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जो वास्तव में एक उचित परीक्षार्थी के रूप में योग्य हैं। पिछले कुछ महीनों में बॉस ने सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई की है। उनका वजन कम हो गया है। तुम लोगों की तरह नहीं, हर एक का वजन 10 पाउंड बढ़ गया है। और तुम अभी भी ठूस रहे हो। ये बॉस के लिए है, मुझे परवाह नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कुछ नहीं है। शायद ये इसलिए है क्योंकि परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और अचानक खाली समय मिलने से मुझे थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा है। बॉस, हम लोग पूल खेलने क्यों नहीं चलते? आपने बहुत समय से नहीं खेला है। चलो आज खेलते हैं। मुझे सच में पूल खेलना नहीं आता था, लेकिन मैं सच में चिढ़ा हुआ भी था। ठीक है। मैं कॉर्बिन और अन्य लोगों के पीछे पीछे उस पूल हॉल में गया जहां हम अक्सर जाते थे। जैसे ही हम अंदर गए, मैं बस सोफे पर पसर गया। बॉस, आप नहीं खेल रहे हैं? सुनहरे रंगे बालों वाला एक जोशीला युवा लड़का चल कर आया। वो इस जगह का मालिक था और कैस्पियन के साथ उसके अच्छे संबंध थे। क्या हुआ? दिल टूट गया क्या? मैंने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हारा दिल टूट गया। तुम्हारे पूरे परिवार का दिल टूट गया। ये वास्तव में सच है। आपको सिखाने के लिए मुझसे उपस्थिति शुल्क लिया जाता है, पता है ना? एक टूटे दिल वाला आदमी सच में भयानक होता है, जिसमें इंसानियत बिल्कुल नहीं होती। वो जोशीला युवा लड़का बड़बड़ाता और गालियां देता हुआ चला गया। कॉर्बिन और बाकी लोगों ने भी मुझे मजबूर नहीं किया। उन्होंने एक गेम सेट किया और खुद ही खेलना शुरू कर दिया। मैं सोफे पर सिकुड़ कर बैठा रहा, पूरी तरह से ऊब कर उन्हें देखता रहा। इस समय तक ऑरेलिया का डिनर खत्म हो गया होगा, है ना? मैं बस यही सोच रहा था कि अचानक मेरा फोन स्क्रीन जल उठा। ये एक अज्ञात नंबर था। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने फोन उठा लिया। हेलो? दूसरी तरफ बहुत सन्नाटा था। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? कुछ लोगों ने अपनी आवाज धीमी की। अभी भी हंस और मजाक कर रहे थे। कॉर्बिन को एक और शॉट लेने के लिए उकसा रहे थे। मैं कुछ कदम कोने की ओर चला गया और मुझे लाइन के दूसरी तरफ से एक ठंडी स्पष्ट आवाज सुनाई दी। कैस्पियन, तुम कुछ भूल गए हो। मैं जम गया। ऑरेलिया, ये वास्तव में उसका नंबर था। उसने वास्तव में अपनी पहल पर मुझे फोन किया था। रुको, मैं कुछ भूल गया हूं। चारों ओर देखने पर मुझे आखिरकार एहसास हुआ। सत्यानाश, मेरा बटुआ कहाँ है? माफ करना, मैंने अभी ध्यान दिया। क्या मेरा बटुआ तुम्हारे पास है? तुम कहाँ हो? मैं अभी इसे लेने आता हूँ। अभी भी उसी रेस्टोरेंट में हूँ। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी। हे भगवान, ऐसा लगा जैसे मेरे कान ही सुन्न हो गए हों। मैंने जल्दी से कॉर्बिन और दोस्तों को समझाया। उनमें से कई लोग मेरे साथ जाने के लिए शोर मचाने लगे। जरूरत नहीं है, बस कुछ सामान उठाना है। और फिर बहुत रात हो चुकी है। इसके बाद मैं सीधा घर जाऊंगा। तुम लोग खेलते रहो। मैंने रेस्टोरेंट तक जाने के लिए टैक्सी ली। दूर से ही मैंने चौराहे पर खड़ी एक पतली सी आकृति देखी। ये ऑरेलिया थी। शायद उसे एहसास हुआ और उसने अपना सिर घुमाया। रात के आसमान के नीचे बहती नियॉन रोशनियां युवा लड़की के नाजुक चेहरे पर चमक रही थीं, जो एक गर्म रोशनी की परत डाल रही थीं। उसकी गहरी काली आंखों के विपरीत झिलमिलाती रोशनी उसके चेहरे पर बह रही थी। मेरा दिल जैसे एक धड़कन चूक गया। मैंने एक हल्की सांस ली, कार से बाहर निकला और उसकी ओर चला गया। इसके लिए माफ करना, इतनी रात को तुम्हें परेशान किया। क्या तुमने बहुत देर तक इंतजार किया? नहीं, यहां भी बस अभी खत्म हुआ है। मैंने उसके वाक्य में भी शब्द पर ध्यान नहीं दिया। खत्म हुआ सुनकर मेरे दिमाग में सबसे पहला विचार आया, ये खत्म हो गया है। तो मेरे जाने के बाद क्या हुआ? क्या उसने लाइसेंडर से इजहार किया? लेकिन स्पष्ट रूप से यह कुछ ऐसा नहीं था जो मुझे पूछना चाहिए था। इसलिए मैंने समझदारी दिखाते हुए उसे देखकर मुस्कुरा दिया। धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो यह बटुआ शायद सच में खो जाता। उसने बटुआ सौंप दिया। मेरी उंगलियां गलती से उसकी उंगलियों से टकरा गईं। हालांकि यह पहले से ही झुलसाने वाली गर्मियों की शुरुआत थी, फिर भी उसका हाथ ठंडा महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुमने शराब पी है? बस थोड़ी सी। ऑरेलिया फिर नहीं बोली। काम हो गया था। तार्किक रूप से यह अलविदा कहने का समय था। मैं 3 सेकंड तक चुप रहा और फिर मैंने उसे पुकारा। ऑरेलिया, मुझे लगता है कि मैं सीधा नहीं चल पा रहा हूं।
क्या तुम मुझे चौराहे तक छोड़ सकती हो? यहाँ की सड़क संकरी है, मेरे परिवार के ड्राइवर को गाड़ी अंदर लाने में परेशानी हो सकती है। ठीक है। मुझे नहीं पता कि मुझ में यह हिम्मत कहाँ से आई। मैं अचानक आधा कदम आगे बढ़ा। मुझे भी अब अपने अंदर कोई ताकत नहीं बची लग रही है। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे सहारा देने के लिए अपना कंधा उधार दे दो? ये कुछ ऐसा था जो असली कैस्पियन कहता। सही है। मैंने चुपचाप अपने दिमाग में खुद को आश्वस्त किया। ऑरेलिया आधा कदम पीछे हट गई। निराशा की एक क्षणिक लहर मेरे दिल में दौड़ गई, लेकिन इसे जल्दी ही मेरे दिमाग के पिछले हिस्से में धकेल दिया गया। चलो चलें। रात की हवा में अभी भी एक बची हुई गर्मी थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि हवा मेरे चेहरे जितनी भी गर्म नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बात इस हद तक कैसे पहुंच गई। ऑरेलिया वास्तव में मेरे इस अविश्वसनीय रूप से अनुचित अनुरोध के लिए सहमत हो गई थी। उस युवा लड़की के मुलायम काले बालों को देखकर स्कूल यूनिफॉर्म के पतले कपड़े के माध्यम से संचारित होने वाली एक युवा लड़की की अनूठी मीठी गर्मी को महसूस करते हुए मेरा दिल लगभग पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। वह सच में बहुत दुबली थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे अपने कंधे पर रखी मेरी बांह बहुत भारी लग रही थी। समय जैसे असीम रूप से खिंचता हुआ प्रतीत हो रहा था, पिघलती हुई चॉकलेट की तरह जो लंबे समय तक रहने वाले धागे खींच रही हो, किसी व्यक्ति को धीरे से उलझा रही हो। लेकिन पलक झपकते ही चौराहा हमारे ठीक सामने था। आगे कारों के हॉर्न की आवाज पहले से ही सुनी जा सकती थी। मैंने अपना सिर थोड़ा घुमाया और खुद को और करीब झुकने से नहीं रोक सका। ऑरेलिया, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि उस रात के बाद मैंने ऑरेलिया को फिर कभी नहीं देखा। उस रात की हर चीज हमेशा के लिए सील किया गया एक रहस्य बन गई लगती थी, जब तक कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं हो गए। ऑरेलिया 701 के स्कोर के साथ शहर की विज्ञान टॉपर साइंस की टॉपर बन गई। पब्लिसिटी की भारी लहर में उसका नाम हर जगह था। मेरा लंबे समय से अटका हुआ दिल अंततः सुरक्षित रूप से शांत हो गया। इस बार ऑरेलिया का भविष्य मेरी वजह से बर्बाद नहीं हुआ था। सब कुछ अंततः मेरी उम्मीदों के अनुसार सुचारू रूप से आगे बढ़ा था। लेकिन मुझे अपने दिल में वैसी खुशी क्यों महसूस नहीं हुई जैसी मैंने कल्पना की थी। बार बार सोचने के बाद मैंने एक आखिरी बार देखने के लिए ऑरेलिया के घर जाने का फैसला किया। परीक्षा के परिणाम आ चुके थे। जब तक उसकी दादी स्वस्थ और सुरक्षित हैं, यह बाधा पूरी तरह से पार हो जाएगी। वो और कैस्पियन वैसे भी एक ही रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं थे। आज के बाद वे पूरी तरह से अलग जीवन की ओर बढ़ेंगे। मैं इसे अंतिम विदाई के रूप में मानूंगा। जब तक मैं ऑरेलिया के घर के पास पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मैं गली के मुहाने पर पहुंचा, मैंने देखा कि कई लोग ऑरेलिया को घेर रहे हैं। ऑरेलिया, किसने सोचा होगा कि तुम अपनी परीक्षाओं में इतना अच्छा करोगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे परिवार के पूर्वज हम पर मुस्कुरा रहे होंगे। मैंने हमेशा कहा था कि यह लड़की कुछ बनेगी। उसे देखो, वो अब टॉपर है। ऑरेलिया बेटा, तुमने इस बार बहुत अच्छा किया। तुम्हें बहुत सारी स्कॉलरशिप की रकम मिली होगी, है ना? देखो, तुम्हारे बड़े चचेरे भाई की जल्द ही शादी होने वाली है और परिवार के पास पैसे की कमी है। तुम हमें पहले कुछ पैसे उधार क्यों नहीं दे देती? चिंता मत करो, इसे हमारी तरफ से एक ऋण समझो। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम निश्चित रूप से इसे चुका देंगे। ये सुनकर मुझे अंततः इन लोगों की पहचान समझ में आ गई। ऑरेलिया के माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और उसके सभी रिश्तेदारों ने उसे बोझ की तरह माना था और बहुत पहले ही उससे संपर्क तोड़ लिया था। मूल किताब में केवल 2 वाक्यों में इस हिस्से का जिक्र किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ऑरेलिया के कॉलेज जाने के बाद उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और अपनी पहली बड़ी कमाई की। तभी इन रिश्तेदारों ने उसे फिर से निशाना बनाया और बहुत परेशानी खड़ी की। लेकिन एक बिजनेस टाइकून बनने के उसके रास्ते में कुछ बाधाओं के अलावा ये कुछ भी नहीं था, जिसे हल्के में टाल दिया गया था। हालांकि इस क्षण तक मुझे वास्तव में यह एहसास नहीं हुआ था कि किशोर ऑरेलिया के लिए हर अपमान और दर्द कितना वास्तविक था। उसका जीवन कभी भी एक सुगम यात्रा नहीं रहा था। ऑरेलिया की पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसके भाव नहीं देख सकता था। मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। तुम कहती हो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इस पर कौन विश्वास करेगा? ऑरेलिया, चाहे जो भी हो, हमने तुम्हें बड़ा होते देखा है। अब जब तुम सफल हो गई हो तो तुम लोगों को पहचानने से इनकार नहीं कर सकती। तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकती। ऑरेलिया ने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे आगे चलते हुए वहां से जाने की कोशिश की। उनमें से एक 25 या 26 साल का दिखने वाला आदमी उसे जोर से धक्का दिया। ऐ लड़की, तुम किसे अपना एटीट्यूड दिखा रही हो? ऑरेलिया को इतनी जोर से धक्का दिया गया कि वो दीवार से जा टकराई। तुम क्या कर रहे हो? गली में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ अपना सिर घुमाया। ऑरेलिया ने भी तेजी से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में सदमे की एक झलक दिखाई दी। जिस आदमी ने ऑरेलिया को धक्का दिया था, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ऑरेलिया को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ओहो, बुरा नहीं है लड़की, तुमने तो इस तरह के एक अमीर युवा मास्टर को भी फंसा लिया है। ऑरेलिया का चेहरा तुरंत बर्फीला हो गया। उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझसे निपटो। तुम कहती हो कि उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और हम मान लें? उसकी कलाई पर जो घड़ी है उसकी कीमत लगभग 1 लाख है। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो उसे तुम्हारे लिए पैसे चुकाने दो। हम्फ, तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं। अफसोस कि तुम कानूनी तौर पर अंधे हो।
क्या तुम जानते हो कि जबरन वसूली और ब्लैकमेल के लिए तुम्हें कितने साल की सजा हो सकती है? उस समूह के भाव तुरंत बेहद भद्दे हो गए। वो आदमी सीधे मुझ पर झपटा। मैंने तुम्हें इज्जत दी थी, है ना? तुम छोटे हम्फ। एक ठंडे चेहरे के साथ मैंने सीधे उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में आने के बाद मैं पहली बार जिस लड़ाई में पड़ूंगा वो इन परिस्थितियों में होगी। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं है। लेकिन मैं इससे डरता भी नहीं हूं। उन कुछ लोगों ने शुरू में जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन अंततः उनके चेहरे पर चोटें आईं और वे सूज गए। मैंने उनके कराहने की आवाज को अनसुना कर दिया और ऑरेलिया को धक्का देने वाले उस आदमी को पकड़ लिया। मैं उसका सिर दीवार पर पटकने ही वाला था। लड़ना बंद करो, ऑरेलिया ने अचानक मुझे पुकारा। मैं रुक गया। तभी बाहर से अफरा तफरी भरे कदमों की आवाज आई। कॉर्बिन चमचों के एक समूह को लेकर अंदर आ गया। बॉस, इन कचरे के टुकड़ों ने आपको कैसे नाराज कर दिया? पहले जब मैंने गली के मुहाने पर कुछ गड़बड़ देखी थी तो मैंने कॉर्बिन को फोन किया था और उन्हें लोगों को लेकर आने को कहा था। ऑरेलिया ने अचानक मेरी आस्तीन पकड़ ली। वो डरी हुई लग रही थी कि मैं उन्हें मारना जारी रखूंगा। मैंने अपनी भावनाओं को शांत किया। इन सज्जनों की अच्छी तरह से देखभाल करो, वो वाक्य पीछे छोड़ते हुए और कॉर्बिन और टोली के गपशप और जिज्ञासु नजरों को नजरअंदाज करते हुए मैंने सीधे ऑरेलिया को खींचा और वहां से निकल गया। काफी दूर चलने के बाद मुझे अंततः एहसास हुआ कि वह वास्तव में इस पूरे समय चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मेरे सीने के अंदर कुछ उबल रहा था। मैं मुड़ा, अंततः खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम जानती हो कि तुम कॉलेज जाने वाली हो? इसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मेरी आवाज वास्तव में थोड़ी कांप रही थी, जिसमें गुस्सा और वो डर था जिसकी मैंने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। वो ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती थी? उसने आखिरकार परीक्षाओं को पार कर लिया था। आखिरकार जीवन में एक नए चरण का स्वागत किया था। अगर उन लोगों ने सच में आज उस थोड़े से पैसे के लिए उसके साथ कुछ अपरिवर्तनीय कर दिया होता तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हें परवाह है क्या मैंने अपनी परीक्षाओं में अच्छा किया या नहीं? मैं कॉलेज जाती हूं या नहीं? तुम्हें परवाह है? मैं एक पल के लिए निशब्द रह गया। बेशक मुझे परवाह है। आखिरकार तुम शहर की साइंस की टॉपर हो, हम सहपाठी हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारी महिमा में आनंदित होता हूं। भविष्य में मुझे तुमसे ही उम्मीदें हैं। झूठे क्या? ऑरेलिया ने अपनी जेब से कुछ निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। यह एक बैंक कार्ड था। मेरी दादी के अस्पताल के बिल का भुगतान करने के लिए तुमने जो पैसे दिए थे वे सब इसमें हैं। मैंने कहा था कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें वापस कर दूंगी। मैं अपनी बात की पक्की हूं। मुझे लगा जैसे मेरी छाती गीली रुई के एक बड़े टुकड़े से ब्लॉक हो गई हो। उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, जिसका मतलब है कि उसने जो स्कॉलरशिप का पैसा कमाया था वो सब मुझे वापस करने में जा रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, वो कभी किसी पर कोई एहसान नहीं रखती थी। हर कर्ज का हिसाब स्पष्ट था। वो जाने के लिए मुड़ी। मैं गुस्से से हंस पड़ा। ऑरेलिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि यह रकम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस थोड़े से पैसे के लिए, सिर्फ मेरे साथ एक स्पष्ट रेखा खींचने के लिए तुम उन्हें खुद को परेशान करने दोगी, अपने खुद के भविष्य को छोड़ दोगी? मैं ऐसी हूं तुम्हारी वजह से। मेरा दिमाग तुरंत पूरी तरह से खाली हो गया। क्या मुझे परवाह नहीं है कि वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन तुम अलग हो। चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि मैं अपनी धीरे धीरे तेज होती धड़कन को सुन सकता था। वो पैसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी का भी पैसा उधार रख सकती हूँ। सच कहूँ तो इन सालों में वे एक से अधिक बार परेशानी खड़ी करने आए हैं। मैंने वो सब सहा, लेकिन इस बार बात अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज जिसे लगातार छिपाया जा रहा था वो अचानक सामने आ गई हो। ऑरेलिया, मैंने अनजाने में अपनी मुट्ठियां कस लीं। यह कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? ऑरेलिया चुपचाप मुझे देखती रही, एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी नजरों के नीचे मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मेरा चेहरा और भी गर्म होता हुआ लग रहा था। अगर तुम स्पष्ट रूप से नहीं समझाओगी तो आज यहां से जाने की सोचना भी मत। मुझे लगा था कि मैंने काफी स्पष्ट रूप से बात की है। मुझे नहीं पता कि मुझ में यह हिम्मत कहां से आई, लेकिन मैंने सख्त होने का नाटक किया। बेशक ये स्पष्ट नहीं है, मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आया। अगर तुम स्पष्ट रूप से नहीं समझाओगी। मैंने सड़क की ओर देखा, जो आवाजों और यातायात से गुलजार थी। फिर भी केवल यह छोटा सा कोना दूर और शांत था। ऑरेलिया ने मुझे देखा। मैं उससे एक सिर लंबा था, लेकिन इस समय सख्त होने का नाटक करने से मुझे अजीब तरह से आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं आंतरिक रूप से द्वंद्व में था, वह अंततः बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। इस क्षण सभी आवाजें गायब होती हुई प्रतीत हुई। केवल उसकी कोमल धीमी आवाज और गर्म उलझी हुई सांसें मेरी सभी इंद्रियों पर हावी हो गईं। क्या तुम्हें इस बार समझ में आया? जब मैं होश में आया तो मैं उसकी बदलती नजरों के गहरे कुंड में गिर गया। शाम की बची हुई हवा मेरे चेहरे को छूकर गुजरी, जो एक कोलाहलपूर्ण गर्मी ला रही थी। ऑरेलिया, तुमने खुद ऐसा कहा था। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। मेरे दिल की धड़कन की तेज आवाज के बीच मैंने अपना सिर नीचे किया और उसे चूम लिया। बगल से कुछ शोर होता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही मैं अपना सिर घुमाने वाला था, ऑरेलिया मेरे कंधों से लिपट गई, अपना सिर उठाया और मुझे फिर से चूमा। गर्म सांसें उलझ गईं और हमारी सांसें धीरे धीरे भारी हो गईं। वो अभी कौन था? वो वही लोग हैं जिन्हें तुमने बुलाया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सब कुछ देख लिया। कोई बात नहीं, वे पहले ही जा चुके हैं।
रुको रुको, क्या तुम्हारा ध्यान यहाँ थोड़ा भटक नहीं रहा है? रुको, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो मैंने नहीं पूछा है। ऑरेलिया, तुम अब लाइसेंडर को पसंद नहीं करती हो? ऑरेलिया रुकी। ऐसा लगा जैसे वो हंसना चाहती हो। तुम्हें आखिर ये पूरा विश्वास क्यों था कि मैं उसे पसंद करती हूँ? मैंने बस अंदाजा लगाया था। सही है, परीक्षा के बाद वाले उस डिनर की रात तुम लगातार देख रहे थे। वो इसलिए क्योंकि तुम लगातार उसे देख रही थी। मैं मूल रूप से तुम्हें उस दिन बताना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तुम्हें बाकी लोगों के साथ मजा आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा, जब तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये पूरी तरह से मेरी गलती है? लेकिन मैंने उस दिन तुमसे इजहार किया था। सख्ती से कहूं तो नुकसान तो यहां मैंने उठाया है क्या? मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके बाएं कान के पास झुका। मैंने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं ऑरेलिया। अगर दाहिने कान का इस्तेमाल किसी छिपे हुए क्रश के रहस्यों को संजोने के लिए किया जाता है, तो बाएं कान का इस्तेमाल सुनने और इजहार करने के लिए किया जाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऑरेलिया के साथ अपने 5वें साल में हमने शादी कर ली। ये लड़की सच में अविश्वसनीय है। सुंदर, होशियार, कैस्पियन से कहीं बेहतर। मैंने भी राहत में सिर हिलाया। हाँ, अब आप दोनों बड़ों को दिवालिया होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मॉम की आंखें भी लाल हो गईं। मॉम को लगता था कि हमारा कैस्पियन बस लड़की की अच्छी शक्ल सूरत के पीछे है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये लड़की इतनी उत्कृष्ट होगी। हमें सच में खजाना मिल गया, लॉटरी लग गई। आप दोनों बड़ों को इतने उच्च मूल्यांकन के लिए धन्यवाद। शादी में कॉर्बिन और दोस्तों ने खुशी से झूमते हुए शराब पी। यहां तक कि लाइसेंडर और मेव भी आए थे। उनकी शादी अगले साल के लिए तय थी। ऑरेलिया उस दिन बहुत अच्छे मूड में थी और उसने काफी रेड वाइन पी ली थी। जब मैं उसे वापस कमरे में ले गया तो मैंने देखा कि बेड साइड कैबिनेट पर लकड़ी की एक नई नक्काशी मूर्ति रखी थी। ये लकड़ी से तराशे गए नवविवाहित जोड़ों की एक मूर्ति थी। ऑरेलिया, तुमने मुझे बहुत मोटा तराशा है। जब मैं उसे वापस कमरे में ले गया तो ऑरेलिया ने मुझे पीछे से गले लगा लिया। ऐसा है क्या? उसे देखो जो तुमने कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म होने वाले दिन चुपके से मेरे बैग में डाल दिया था। मैं तब भी बहुत पतली और सुंदर थी। लकड़ी की वो नक्काशी छोटी और उत्कृष्ट थी, हथेली के आकार की केवल आधी। इसमें एक किशोर लड़के को कार में बैठा हुआ खिड़की से अपना सिर बाहर निकाले हुए दिखाया गया था। हवा उसके काले बालों को उड़ा रही थी और उसकी मुस्कान चमकदार थी। ये ऑरेलिया और मेरे आधिकारिक तौर पर एक साथ आने वाले दिन ही मुझे पता चला कि उसका इजहार वास्तव में मेरे इजहार से पहले का था। लेकिन वो बटुआ मैंने घर लौटने के बाद उसे बस यूं ही दराज में फेंक दिया था और अंदर छिपे रहस्य को कभी नहीं खोज पाया था। किशोर ऑरेलिया, वह कदम जिसे उठाने के लिए ऑरेलिया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई थी, वह लगभग हमेशा के लिए पीछे हट गया था। मैंने उसे थोड़ा और करीब खींच लिया। ऑरेलिया, अगर मैं उस दिन तुम्हें ढूंढने के लिए वापस नहीं मुड़ता तो क्या हमारा अंत आज के अंत से अलग होता? नहीं। ऑरेलिया ने मुझे चूमा। मेरी कहानी का अंत हमेशा तुम ही रहोगी। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।